बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। हुकूमत के आखिरी 10 दिन, और ये आखिरी 10 दिन कैसे हैं इसका एक छोटा सा ट्रेलर मैंने आपको इस शो के आगाज़ में दिखाया। नॉर्मली होता क्या है पाकिस्तान में कि जब भी कोई हुकूमत जाती है अपनी आखिरी वक्तों में अवाम को रिलीफ देकर जाती है, लेकिन ये वाहिद हुकूमत हमने देखी है जो जाते जाते भी रिलीफ तो छोड़ें, अवाम को बहुत बड़ी तकलीफ दे करके जा रही। पिछले हफ्ते अभी मैं इस बात को ही कोसना ख़त्म नहीं हुई थी कि भाई इन लोगों ने कोई 7.5 रुपये फ़ी यूनिट बिजली के महंगे कर दिए, कल 24 रुपये एलपीजी महंगी की, और आज बिल्कुल बजा फरमाया मेरे भाइयों ने, जिनकी मैंने जज्बात आपको भी टेलीविज़न पर दिखाए, कि वो ये फरमा रहे थे कि जी सुबह उठे और पता चला 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं, इकट्ठे 20 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल महंगा कर दिया गया है। और ये 20 रुपये जो बढ़ाए गए हैं, ये भी हमें ये बताया गया है कि ये जैसे कोई हुकूमत ने हमारे पे बहुत ज़्यादा एहसान किया है। पैसे तो पेट्रोल के कोई बढ़ाने थे, कीमत बढ़ानी थी कोई 50-60 रुपये, लेकिन ये तो वज़ीर आज़म साहब सर फेंक कर पूरी रात बैठे रहे, रोते रहे, आहो बका करते रहे कि हाय अल्लाह मैं क्या करूँ अपनी आवाम के बाद। और फिर उसके बाद सुबह उठकर उन्होंने फैसला किया कि नहीं बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये बढ़ा देता हूँ इस गरीब आवाम के लिए। मेरे जो वज़ीर ख़जाना हैं वो ये कहते हैं कि भाई ये जो 20 रुपये पेट्रोल की मद में महंगे किए गए हैं, ये मुल्की मुफाद में महंगे किए गए हैं। सदके जाओ में इस मुल्की मुफाद के, जिसको आवाम का रोना पीटना सिसकना नजर नहीं आ रहा है। अब सिर्फ 2 ही बातें हो सकती हैं। ये जो इन्फ्लेशन, ये जो रेज है, ये वाजे बताता है कि या तो अक्टूबर नवंबर के अंदर इंतखाबात नहीं हो रहे, क्योंकि अगर इंतखाबात हो रहे होते तो ये हुकूमत आवाम को रिलीफ दे देगा सोचती, तकलीफ ना देती। और अगर हो रहे हैं गौर से सुनिएगा, और अगर हो रहे हैं अक्टूबर नवंबर में इंतखाबात, तो इसका मतलब है कि किसी ने लिख कर गारंटी दे दी है कि आप जो चाहे मर्जी करें, पाकिस्तान की आवाम को आप कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट करें, उनके ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ दें, महंगाई इतनी कर दें, आवाम ने कहाँ चूक करनी है, लेकिन अगली बारी हम फिर आपको दे देंगे। इन दोनों में से एक्चुअली क्या बात है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल सेनेटर राना मकबूल साहब, पीएमएलएन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट बेंचेस। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रही हैं जी वेरी ऑनरेबल सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल इमरान शफकत साहब, एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, वेरी फेमस ब्लॉगर हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। रुबीना साहिबा, मैं आपसे आगाज़ करूँगी इस शो का। उसकी वजह यह है कि एक तो आप बहुत अरसे के बाद आई हैं, दूसरी वजह यह है कि मुझे आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है, और तीसरी वजह यह है कि आप इस हुकूमत के इत्तेहादी हैं। 1 नहीं 2 नहीं, इकट्ठे आपके इत्तेहादियों ने 20 रुपये बढ़ा दिए, आप लोगों ने भी चू नहीं की। इतना बड़ा बदलाव हमसे निकालेंगे? शुक्रिया बिनेश। मुझे ख़ुद भी बड़ी खुशी होती है जब मैं आपका प्रोग्राम करती हूँ कि एक बड़ा बैलेंस्ड प्रोग्राम होता है और नॉलेजेबल प्रोग्राम होता है। तो ये सारी गुफ्तगू मैंने आपकी सुनी, आपके जो क्लिप्स थे आपने वो भी मैंने देखे, और इसमें कोई 2 राय हो नहीं सकती कि अवाम बहुत तकलीफ़ में है, बल्कि अवाम के साथ साथ सब उनके नुमाइंदे हैं, हम सब उन्हीं का एक हिस्सा हैं, हम सब बहुत तकलीफ़ में हैं। और वाकई एक बहुत मुश्किल वक्त है हम सब के ऊपर, और इसका किस तरह से सदबाब होगा और इसका कैसे सामना किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और जैसे कि बिजली की कीमतों में इजाफा, वो भी नाकाबिले बर्दाश्त है, और ये आज जो इजाफा हुआ है एक तो बड़ा अचानक हुआ है, और एक इकट्ठे जिस तरह आप कह रही हैं 20 रुपये बहुत बड़ी रकम है एक एवरेज जो कमाने वाला है पाकिस्तान में। और इसकी पेट्रोल की मसला ये है कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो इसकी वजह से फिर बाकी एशिया की कीमतें भी जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं, चाहे उनका कोई ताल्लुक उससे हो या ना हो। लेकिन आपको हर आदमी जो है वो ये जस्टिफिकेशन देता है चीज़ महंगी होने की कि जी पेट्रोल महंगा हो गया है। बिजली तो चले मैं मान लेती हूँ, हम नहीं चलाएंगे, पंखा बंद कर देंगे, एसी बंद कर देंगे, लेकिन पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है कि उसकी जिस तरह मैंने पहले आपसे कहा कि बिल वास्ता या बिला वास्ता उसका कोई ना कोई असर इकोनॉमी पे रहता है। वो अगर आप गाड़ी पे नहीं भी बैठ रहे, आपकी अपनी गाड़ी है या नहीं है, उससे बालतर होके वो आपके बजट के ऊपर ओवरऑल एक बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। ये बिल्कुल एक हकीकत है जिसका हमें सामना करना पड़ेगा।
और मैं ये समझती हूँ कि हुकूमत के लिए वाकई मुश्किल फैसला होगा, लेकिन वज़ीर आज़म साहब बजाय मतलब जैसे आपने पोर्ट्रे किया उसको, अगर बेहतर होता कि कौम को एतमाद में ले लेते। हमारी कौम बहुत हिम्मत वाली कौम है, अगर उनके साथ एतमाद के साथ बात की जाए तो मैं इसमें कोई मुज़ायका नहीं होगा कि लोगों से डायरेक्ट बात करके उनको एक्सप्लेन कर दिया जाए कि इसकी क्या वजह है और ये क्यों किया जा रहा है। बाकी जैसे आपने कहा कि जैसे हुकूमतें जब जाती हैं तो वो रिलीफ देकर जाती हैं, वो आर्टिफिशियल रिलीफ होती है बीनश, और उसी आर्टिफिशियल रिलीफ की वजह से जो है हम आज इस जो है इस दोहराए पे खड़े हैं, जो इस वक्त तकलीफदेह दौर से हम गुजर रहे हैं। जैसे आपको पता है कि इमरान खान साहब जाते हुए नोइंगली कि उनकी गवर्नमेंट खत्म हो रही है, और वो और उस वक्त वो अनपॉपुलर भी बहुत ज्यादा थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो एक आर्टिफिशियल जो है रिलीफ देकर गए, जिसका अभी तक हम जो है उसका कर्ज उतार रहे हैं, उस आर्टिफिशियल रिलीफ का, जिसने बहुत बुरी तरह से इकोनॉमी को इफेक्ट किया। लेकिन एज यू से कि टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट, इसकी जो भी जस्टिफिकेशन है वो लोगों को मालूम होनी चाहिए, लोगों को एतमाद में लेना चाहिए। ये मैं समझती हूँ इस गवर्नमेंट की एलाय होते हुए, इस गवर्नमेंट की एक कोलिशन पार्टनर हमारी पीपल्स पार्टी ज़रूर है। हमने भी बहुत कोशिश की है कि हम सिंध में लोगों को जितना रिलीफ दे सकते हैं, जहाँ हमारी होली सोली हुकूमत है, तो इस तरह कोशिश करनी चाहिए हमें सेंटर में भी कि हम इस तरह की रिलीफ जो है हम फेडरल लेवल पे भी दे सकें। राइट, एतमाद में लेना चाहिए। तो खैर एतमाद में लेने की तो दूर की बात है। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। राना साहब पहले बिजली, फिर LPG, अब मतलब जिंदा ही मारना है अपने अवाम को। अवाम का भी कुछ सोच लें, या सिर्फ अवाम वोट देने के लिए रह गई है? सांस लेने के ऊपर भी आप टैक्स लगा दें, उसके भी पैसे ले लें सर? नहीं, मैं आपसे एग्री करता हूँ। ये जैसे मैं अभी रुबीना साहबा को सुन रहा था, बड़ी सेंसिबल बात की उन्होंने। अगर कोई इतना नदी मुश्किलात हैं जो कि हैं, तो जो लोग सफरर्स हैं उनको तो इत्मीनान में लेना बड़ा ज़रूरी है ना, उनको बताना ज़रूरी है, उनकी बात सुनना ज़रूरी है, अपनी मुश्किलात को एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। अगर ऑल ऑफ अ सडन ये कर देंगे और इतनी बड़ी इंक्रीज हो जाएगी, तो फिर लोगों के लिए पहले ही बड़ी मुश्किलात हैं। और जो ये अनब्राइडल्ड इन्फ्लेशन है और इतनी ज़्यादा प्राइसेस जो कि स्काई रॉकेटिंग है, तो कैसे ये तो मुश्किलात बढ़ जाती हैं ना इससे। और फिर आम जो बंदा है वो तो नहीं इन चीज़ों को अप्रिशिएट कर सकता, उनकी तो ज़िंदगी डे टू डे बेसिस पे चलती है। उन्होंने मेडिसिन लेनी है, खाने की चीज़ लेनी है, मजदूरी का भी वो हाल नहीं जो पहले था, वो भी कम मिलती है। ये सारी मुश्किलात कंपाउंड जब होती हैं तो सिचुएशन बिकम्स वेरी वेरी अनबियरेबल, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसका हल तो यही है कि इसको पहले देखा जाए और फिर यकदम जो 19 रुपीज़ या 20 रुपीज़ इसको यानी पीटर आउट भी कर सकते हैं कि जो IMF कहता है वो कोई डिवाइन डिक्टम तो नहीं है, उनसे नेगोशिएशन भी कर सकते हैं। अपनी बात पे वो ठीक है, उनको परसुएट करना भी ज़रूरी है। हम उनके काबू आ गए हैं, वो समझते हैं कि ये एक न्यूक्लियर स्टेट है, इस्लामिक स्टेट है, चाइना के करीब जा रही है, और वो गिन गिन के अपने बदले ले रहे हैं। तो अगर हम ये कहते हैं कि चाइना हमारी इतनी साथ आ गया है, इतनी मदद कर रहा है, तो ये हम सारी बातें करते हैं, लोगों को भी तो अगर आपको पता चल ही गया है कि वो बदले ले रहे हैं, तो इस बदले के अंदर कुछ आप भी अपना हिस्सा डालें ना। आप लोग भी छोड़ें अपना पेट्रोल, आपके जितनी भी अशराफियां हैं वो अपने पर्क्स छोड़े। आप सिर्फ अवाम को क्यों कह रहे हैं कि वो सिर्फ कुर्बानी दे? आप भी दे। आप लोग का समझ नहीं आ रहा सर, कहने को तो बोल्ड डिसीजंस है, लेकिन समझ इसलिए नहीं आ रहा कि कभी कभी आप इतवार वाले दिन ही कानून साजियां कर लेते हैं, बिल पे बिल, बिल पे बिल। सेनेट में हर रोज़ हम देख रहे हैं आप लोग की मसरूफियात इतनी बढ़ गई हैं कि पता नहीं ये शायद पहली या आखिरी दफ़ा आप लोग को हुकूमत मिली है, या आपको पक्का पता चल गया है कि आपने अगली दफ़ा भी हुकूमत में आना है। कुछ कुर्बानी आप भी दे दें। मैं वापस आती हूँ सर आपके पास, ज़रा मैं इमरान शफकत साहब को शामिल कर लूँ सर, मुझे एक इंडिपेंडेंट एनालिसिस भी इसके लिए चाहिए। इमरान बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मेरे लिए तो ये बड़ा कंसर्निंग है और मैं आपसे थोड़ी रहनुमाई चाहूंगी, बीइंग माय सीनियर इन द प्रोफेशन। इमरान साहब, इतनी बोल्ड डिसीजन ये हुकूमत ले रही है कि लग रहा है कि इनको इलेक्शन की रत्ती भर परवाह नहीं है, और वो सियासतदानी क्या जिसको इलेक्शन की परवाह ना हो। चले अभी नहीं, कभी ना कभी तो होने हैं, 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में। आखिर ये लोग सोच क्या रहे हैं? क्या सोच कर ये फैसले कर रहे हैं?
देखिए, बात ये है कि हम हमारे यहाँ ना एक कल्चर है कि हमें पता होता है कि गड़बड़ कहाँ पे है, लेकिन हम चूंकि ताकतवर लोगों के सामने खड़े होके, हमारी पूरी सोसाइटी में, मैं किसी एक को इसका इल्जाम नहीं देता, ये अवाम भी इसमें शामिल है, सबको पता होता है कि बुराई कहाँ पे है, खराबी कहाँ पे है, लेकिन वो हम बात नहीं करते। पहली बात जो आपने सवाल किया कि ये जो इतने मुश्किल फैसले कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, क्या इनको पता है कि ये वापस आ रहे हैं? तो देखें बिनेश, पाकिस्तान में इंतखाबात जो है वो कभी भी इस तरह के तो नहीं हुए जिसके ऊपर पूरी कौम को एतबार हो, या हम पूरी दिल पे हाथ रख के कह दें कि नहीं जी इस दफा जो है वो इलेक्शन बड़े ठीक हुए हैं। तो यहाँ पर जो पावर पॉलिटिक्स का एक अवाम बड़ा बुनियादी फर्क है। हम कहीं पर हैं या नहीं हैं, वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। 2018 के इंतखाबात हमने देखे, उससे पहले की भी चीजें हमने देखी, ये चीजें कहीं और सेट हो जाती हैं। और ये जो पाकिस्तान का जो बुनियादी मसला है वो यही है कि पाकिस्तान के अवाम का पाकिस्तान की रियासत में अमल दखल कोई नहीं है। ये बराए नाम सी चीजें होती हैं, इलेक्शन भी, ये जो चीजें मैनेज हो रही होती हैं ये किसी और लेवल पे मैनेज हो रही होती हैं। जो पावर पॉलिटिक्स के प्लेयर्स हैं उनमें तो सबसे भारी प्लेयर है वो ज़ियाउल हक साहब के दौर में हुआ था ना कि जी इंतकाले इक्तदार, उन्होंने कहा था नहीं इंतकाले इक्तदार नहीं, ये शराकत इक्तदार है। तो पाकिस्तान में इक्तदार जो है वो जिनके पास है उन्हीं के पास है। तो पाकिस्तान, अगर हम आज 20 रुपए को बैठ के रो रहे हैं बिनिश, तो ये हमें सोचना चाहिए कि ये पाकिस्तान मतलब के साथ कि हुआ कौम क्या है। एक बार फिर इलेक्शंस नहीं सिलेक्शन देखेगी। ऐसा ही है, ऐसा ही होता है और ऐसा ही होगा। जब तक कौम जो है वो खड़ी नहीं होती, जब तक कौम जो है वो मतलब मैं नहीं चाहता कि मैं कोई ऐसी बात करूं कि जिसका मतलब कोई नारकी हो, या लोग जब अपने हक के लिए खड़े नहीं होंगे। आप देखें कि पाकिस्तान के जो, अगर आप जो महसूलात हैं या जो आमदन है पाकिस्तान की, अगर आप उसका हिसाब लगाएं तो इस कौम के ऊपर खर्च कितना होता है, और इसी कौम की हड्डियों से निचोड़ा जाता है सारा पैसा। और इस वक्त पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बेस किस पे कर रही है? वो बेस कर रही है कि वो कौन सी हुकूमत होगी जो बैरूनी दुनिया से कर्जा ले लेगी, और वो कर्जा किस काम आएगा? दो कामों के लिए। एक काम के जो पाकिस्तान की रियासत के मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहें, उनके पर्स, उनके प्रिविलेजेस वो हमने देने हैं। दूसरा जो सूद देना है हमने, जो कर्ज लिया हुआ है हमने वो वापस करना है। आप और मैं आम पाकिस्तानी तो गैर मुतल्लिक हैं, हम तो पाकिस्तान की रियासत का सब्जेक्ट है ही नहीं। और वे ये क्यों नहीं है? असल खराबी जहां पे है, असल खराबी ये है कि आप पाकिस्तान के बजट का देखें कि बड़ा हिस्सा कहां पे खर्च होता है। वो गैर तरक्याती अखराजात हैं पाकिस्तान के, जो तनख्वाहों में जाते हैं, जो अल्लो तल्लो में जाते हैं। और पाकिस्तान के अवाम के ऊपर गैर तरक्याती बजट तो ये भी है ना कि हेल्थ पे लगे, या फिर जो इनडायरेक्ट गैर तरक्याती बजट है कि एजुकेशन पे लगे, उस पे कितना लगता है। तो पाकिस्तानी, मैं आप पाकिस्तान के कोई 25 करोड़ या 23 करोड़ जितने भी हैं, हमें तो ये भी बदकिस्मती है, हमें यही नहीं पता हम कितने हैं। तो जब जितने भी हैं, हम पाकिस्तान का सब्जेक्ट नहीं है। पाकिस्तान एक वो जिसको कहते हैं ना एलीट कैप्चर, वो हो चुका है। ये पाकिस्तान इस वक्त जिन हालों में है, ये पाकिस्तान की जो हुक्मरान शराफिया है, ये उनकी वजह से है। ठीक है, हमारे पास इमरान इनका इलाज मेरे साथ नहीं है। रहिए, इलाज इसलिए नहीं है कि हम खड़े नहीं होते। आई गॉट अ वर्ड, एक बड़ा गोल्डन वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया इमरान शफकत साहब ने। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दैट वर्ड, एलीट कैप्चर। सेनेटर साहिबा, मैं आपकी जरा तवज्जो इस एलीट कैप्चर की तरफ दिलवाना चाहूंगी, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि लूट सेल लगी हुई है कानून साजी की। रोज मैं सुबह उठती मुझे पता चलता है, नेशनल असेंबली हो या ना हो, सेनेट के अंदर एक फलाना बिल चला गया, सेनेट के अंदर फलानी चीज मंजूर हो गई। तो लगे हाथों ये जो एलीट कैप्चर है, इससे भी पाकिस्तान को छुड़वाने के लिए थोड़ी सी कानून साजी इस हवाले से भी कर दें। वाई नॉट? मैं ज़्यादा बात नहीं करती, सिर्फ बिजली और अगर मैं पेट्रोल की बात करूं तो इसके ऊपर क्यों नहीं सेनेट के अंदर कानून साजी हो रही है कि जितने भी अशराफियां हैं जिनको अनलिमिटेड यूनिट्स बिजली के फ्री मिलते हैं, अनलिमिटेड पेट्रोल फ्री मिलता है, वो तो ख़त्म कराएं। जाते जाते ये कानून साजी तो कर दें। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल जी, मैं आपके साथ 200% इस पे मुत्तफ़िक होंगी कि ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो है वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें वापडा के मुलाज़मीन के लिए जो है वो बिजली फ्री है। ये मेरे ख्याल में शायद मैं गलत ना हूँ तो ये कहीं भी नहीं होता।
और मैंने वापडा के मुलाजमीन के घरों में देखा है कि वो अपना जो खाना जब सुई गैस वगैरह होती थी और गैस की प्राइसेस बहुत कम थी, तो तब भी वो लोग अपना खाना, मैंने घरों में लोगों के देखा है, बिजली के हीटरों पे पकाते थे। क्यों? कि बिजली फ्री है। तो ये जो है ये बहुत बड़े मसाइल हैं, और इसी तरह कतरा कतरा करके फिर आपकी वो जो दरिया की कैफियत बनती है, और ये जो लॉसेस हैं, लाइन लॉसेस हैं, फिर आपकी ये फ्री वाला जो किस्सा है, इसको बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए, बोल्ड स्टेप। और मैं इसमें कोई चीज़ आड़े आ भी नहीं सकती कि आप एक चीज़ है, उनका आप तनख्वाह बेशक बढ़ा दें, उनकी तनख्वाह में कोई इजाफा कर दें, लेकिन ये जो यूज़ है, और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने अपने घरों से फिर लोगों को भी कनेक्शन दिए हुए होते हैं, जिसमें वो फिर उसका या बिलिंग करते हैं या वॉट। तो ये जो है, ये वो कहते हैं माले मुफ्त और दिले बहरहम। आप चले जाएं अभी किसी भी सरकारी दफ्तर में आप चले जाएं, तो आप देखें अफसर हो या ना हो, कमरों में ऐसे चल रहे होते हैं। बड़े बड़े हॉल्स हैं जिसके अंदर वो शानदार किस्म का दफ्तर है, वो जो अफसर शाही है, वो जो हमारे दिमाग में बिठाया गया था कॉन्सेप्ट, वो ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम का, वो अभी तक हमारे जहनों में है। प्रैक्टिकल दौर आ चुका है, लोग एक ही हॉल में बैठ के काम कर सकते हैं, दे कैन हैव देयर ओन क्यूबिकल्स, डेस्क। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये हमने जो है, हम कहते हैं जी हमने इस पे पाबंदी लगाई है, उस पे पाबंदी, जो असल आपकी जहाँ से आप ब्लीड कर रहे हैं वो आप रोके तो बहुत फर्क पड़ सकता है। लेकिन पता नहीं क्यों विल नहीं है कि क्या मसला है। क्योंकि देखिए बीनेश, हम अपने घर में जब एसी लगाते हैं तो हम क्योंकि हमें पता होता है कि बिल मैंने देना है या आपने अपने घर का देना है, तो आप कोशिश करते हैं कि उसको आप कंट्रोल करें, ऐसे टाइम पे ना बिजली यूज करें जो कमर्शियल टाइमिंग्स होती हैं। लेकिन जब आपको पता है कि बिल कोई और दे रहा है, ये पैसे कोई और भर रहा है, तो एक फितरी जो है ना इंसान की, मैं उसको कहूंगी कि लालच ही है कि वो कहते हैं कि चले कोई और अगर दे रहा है, तो कहते हैं, हमारे पश्तो में कहते हैं, किसी दूसरे के कंधे पे जब बंदूक रख के चलाओ तो बहुत अच्छी चलती है। और हमारे उर्दू में और पंजाबी में कहते हैं माले मुफ्त दिले बेरहम, इसको ये कहते हैं। मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद इतनी जबरदस्त खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि नून लीग ने तालीम आम कर दी। इसकी तफसीलात आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुश आमदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। सीधी बात जोन में मुझे ज्वाइन किया हुआ जी वेरी ऑनरेबल इमरान शफकत साहब ने, मुझे ज्वाइन किया हुआ है सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा ने, मेरे साथ मौजूद है वेरी ऑनरेबल सेनेटर राना मकबूल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मेहमानों का बने रहने के लिए। इस सेगमेंट का आगाज़ मैं राना मकबूल साहब से करना चाहूँगी। उसकी वजह यह है कि आप लोगों पर एक इल्ज़ाम लगता है कि आप लोग सिर्फ सड़कें और पुल ही बनाते हैं। कौन कहता है कि आप सड़कें और पुल बनाते हैं? आपने तो खड़े खड़े रातों रात 24 यूनिवर्सिटीज बना दी। मतलब इतनी आपने तालीम आम कर दी है राना साहब, कि मैं देख रही थी कि आप ही के हम नाम है राना तनवीर साहब, वो असेंबली में बिल बिला उठे, वो चीख उठे कि भाई ये कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, कहाँ बन गई। और मजे की बात यह है उनका डिपार्टमेंट ही एजुकेशन का है। सर इतनी तालीम आपने आम कर दी? हाँ, तालीम तो आम हमने बड़ी जेनरसली की है और बड़ी खुशी की बात है। लेकिन देखना ये है कि क्या ये स्टेप जो है राइट डायरेक्शन में है, कि ये कोई क्वालिटी एजुकेशन होगी या ये कमर्शियल एक्टिविटी होगी चंद लोगों के लिए। आपकी बात दुरुस्त है, हर केस को एग्जामिन करना चाहिए और इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, और जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उसके ऊपर जो पूरा उतरता है उसको रखना चाहिए, जो नहीं उतरता उसके इंस्टीट्यूशन को इजाज़त नहीं देनी चाहिए। ये तो असूली तौर पर, इसीलिए जो HEC है, बल्कि सूबों में भी HEC बने हुए हैं, दे मस्ट पुट देयर फुट डाउन। अब ये जो आप समझती हैं, इसके ऊपर अभी तक ये कंप्लीट सैंक्शन नहीं है जो चार्टर हैं, क्योंकि इसमें 95% ऐसे केसेस आए हैं जो HEC की तरफ से एग्जामिनेशन करने के बाद, प्रोजेक्ट की स्टडी करने के बाद, मौका विजिट करने के बाद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए ये यूनिवर्सिटीज नहीं बन सकेंगी। ये मैं आपको बता दूं, कल अगर आएगा सेनेट में, वहां भी हम बताएंगे कि जिसने HEC ने एग्जामिन ही नहीं किया किसी को और कोई जिम्मेवारी, तो आप ऐसे ही चार्टर लेके आ गए हैं, तो ये तो बात नामुनासिब है, ये नहीं होनी चाहिए। और राना तनवीर ने ये ठीक कहा है कि ये नहीं होनी चाहिए।
नहीं सर, आई आप एग्री, लोगों ने कभी कभी वो तो राजपूत ठीक भी है, ठीक बात कर आप लेते हैं। भी आप भी राणा साहब सही फरमा रहे हैं, राणा तनवीर साहब भी सही फरमा रहे हैं। वैसे भी रानास जो हैं वो कभी कुछ गलत कहते हैं, कभी तो कुछ गलत नहीं कहते। लेकिन सर, जब तालीम का मयार इस तरह का होगा कि अन्नीवा आप यूनिवर्सिटीज़ को लाइसेंसेस देते जाएंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका ताल्लुक आप पार्लियामेंटेरियन से है, सिर्फ इसलिए क्योंकि बिजनेस क्लास की हैं, तो जब मयार ये होगा तो शऊर कैसे आएगा सर? सर फिर आप सारे लोग बैठ के शऊर को रोते हैं टेलीविजन प्रोग्राम्स में कि पाकिस्तान की आवाम के पास शऊर नहीं है। नहीं, डिसिप्लिन भी नहीं है एजुकेशन में, और कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई सिस्टम ऑफ साइबरनेटिक्स नहीं है, कोई रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट नहीं है, इट्स फ्री फॉर ऑल। इसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जो एचईसीज हैं या इसके एलाइड इंस्टीट्यूशंस हैं, दे मस्ट पुट देयर फुट डाउन। किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? ये इजाज़त नहीं देनी चाहिए। राइट एजुकेशन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ मजीद करेंगे तो सारे मुल्क के ऊपर मनफी असरात होते सर हैं। बस मैं तो इसी चीज़ का क्वालिटी इंतजार कर रही एजुकेशन हूँ कि आप जाके राणा तनवीर साहब से कहें आपकी हुकूमत है कि तुसी की कर रहे हो। इमरान शफकत साहब, आपकी तवज्जो, मैं आपके शायद बड़े अच्छे दोस्त हैं फवाद चौधरी साहब, उनके एक बयान की तरफ दिलवाना चाहूँगी। फवाद चौधरी साहब ये फरमा रहे हैं कि जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं उनको इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ से तलखियाँ कम करनी चाहिए। ये आपको मशवरा उनका कैसा लगा, और आपको लगता है कि ये मशवरा चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या नवाज शरीफ फॉर दैट मैटर ये दोनों मानेंगे? और ये क्या मशवरा बिल्कुल ठीक है पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए? देख, बात ये है कि जो वो हमारे यहाँ पंजाबी में एक कहावत है कि वेले दी नमाज ते कि वेले दिया टकरा। जब टाइम था इस तरह की बात करने का, इमरान खान साहब को जरा लाइन एंड लेंथ पे रखने का या उनको मशवरा देने का कि खान साहब आप हर हद फैलाते जा रहे हैं, तो उस वक्त तो फवाद चौधरी साहब तेरा तेरा बाप भी देगा आजादी, हम लड़के लेंगे आजादी, हमारे दोस्त हैं, लेकिन वो ये बातें किया करते थे। और जो उनको जाके मशवरे देते थे, ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी सी वाली बात बता रहा हूँ कि उनके जो दोस्त है बाप, जो हम ही में से हमारे भी दोस्त हैं, वो जब जाके उनको ये मशवरा देते थे कि यार कि इमरान खान साहब को किसी ने कुछ नहीं कहना, तुम्हें किसी ने छोड़ना नहीं है, तो तुम जो हो ना जरा एक लिमिट तक रहो। तो वो आगे से जवाब देते थे कि नहीं, आपकी नब्ज जो है, आपके हाथ अवाम की नब्ज के ऊपर नहीं है, बल्कि आप जो टीवी के ऊपर बैठ के गलत गलत किस्म के तज्जिए करते रहते हैं, आप जरा परहेज किया करें, आप अवाम में जाएंगे तो लोग आपको मारेंगे। तो मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, एक तो ये कि वो राइट टाइम नहीं है अब ये वाला, ये वो बात किसी और की कर रहे हैं। मुझे लगता है वो मैसेज किसी और का है, वो जो अब एक काम शुरू हो गया है कि ये मुनासिब वक्त नहीं है। जिस तरह हमेशा होता है कि सियासत नहीं रियासत बचाओ, जिस तरह हमेशा होता है कि इंतखाब नहीं पहले एहतसाब, जो अब ये हो गया है कि जी के पहले मुल्क के हालात ठीक करें, अब ये वाली बात चल निकली है। तो मुल्क के हालात तो 75 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिस लेवल के ऊपर ले गए हुए हैं, वो तो ठीक होते हुए साल 2 साल में नजर नहीं आ रहे। एक बात तो ये जिसकी भी ख्वाहिश है, ये मुझे लगता है कि फवाद चौधरी साहब अपनी पुरानी तनख्वाह के ऊपर बहाल होके उसी साइड से खेलना उन्होंने शुरू कर दिया है। राइट, आई हैव टू गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन होगा, पैनलिस्ट मेरे साथ बने रहेंगे। विल बी बैक शॉर्टली। वेलकम बैक जी। मुझे ज्वाइन किया हुआ है सीधी बात जोन के अंदर सेनेटर राना मकबूल साहब ने, सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा ने, एंड वेरी ऑनरेबल इमरान शफकत साहब ने। सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, आई हैव गॉट 2 क्वेश्चंस फॉर यू। फर्स्टली तो यही कि जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, फवाद चौधरी भी जो एडवाइस कर रहे हैं वो अपने साबिक चेयरमैन को पीटीआई के कि आप इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ साहब से अपनी तलखियाँ दूर करें। मतलब उनको पता चल गया है कि शायद आसिफ अली जरदारी साहब के पास या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कुछ खास है नहीं सर। ऐसा ही आपको भी ऐसे लगता है? और आपको उनका ये ऑप्शन कैसा लग रहा है कि क्या इस स्टेज के ऊपर पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि हुकूमत रियासत बिल्कुल सेम पेज पर है, ये गुंजाइश निकलेगी कि कोई बातचीत हो, कोई मिसाक जमहूरियत की बात की जाए, वो भी उन लोगों की तरफ से जो गालियां देते रहे हैं माजी में? जी बिल्कुल। मैं आप की जो बात है, तो फवाद चौधरी साहब का ये जो बयान है काफ़ी हैरत अंगेज़ किस्म का है, क्योंकि जिस तरह के बयानात वो पास्ट में देते रहे हैं और जिस तरह वो एडवाइस करते रहे हैं, तो उनकी तरफ से बयान आना। लेकिन मैं आपकी उस बात से इख्तलाफ करूँगी कि जो मुशावरत की सियासत है और जो अपीज़मेंट की सियासत है, जो जिसको एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, वो अगर इस मुल्क में इस वक्त किसी के पास है तो हमारे प्रेसिडेंट साहब आसिफ अली जरदारी साहब के पास है। उन्होंने ये साबित करके दिखाया अपने दौरे हुकूमत में 2008 से लेकर 2013 तक
कि किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं थी, और हमेशा इफ़ाम और तफहीम से जो भी काम किए, इतना बड़ा 18th अमेंडमेंट का जो था, लेकिन वो बड़ी खुशरूबी से हुआ। अपने पावर्स उन्होंने जो है वो दे दिए प्रेसिडेंट के। तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है हमें, जो अफ़ाम और तफहीम को समझते हैं और पाकिस्तान को किस तरह से लेकर चलना है। उनके बगैर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर किसी किस्म की भी जो मशावरत है ना वो कामयाब हो सकती है, और ना वो कोई जो है किसी नतीजा खेज उस पर पहुँच सकती है। जहाँ तक आपने कहा कि इमरान खान साहब के जो वो कर लें और सुलह कर लें, तो जो शख्स अपने आप को अक्ल कुल समझता हो बीनश, जो समझता हो कि मैं से शुरू होती है और मैं पे ख़त्म होती है, तो वो उससे किसी किस्म की भी कोई अच्छी बात की तवक्को आप लोग नहीं रख सकते। आपने देखा कि जो मैटर्स आए, कश्मीर का मसला आया, फिर उसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर जो अटैक हुआ, जो जहाज़ हमने मार गिराया था, इन सब मौक़ों पे हमने बात की, हमारी लीडरशिप ने बात की, इकोनॉमिक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की वो, लेकिन उसको यही नाम देते रहे कि एनआरओ मांग रहे हैं, एनआरओ मांग रहे हैं। अब वो जो जैसे कहते हैं ना, जब जहाज़ लंगर अंदाज होते हैं बंदरगाहों पे, तो वो टाइम होता है जहाज़ को उसके ऊपर आप सवार होना चाहते हैं या उसके साथ कोई नेगोशिएट, जब जहाज़ समुद्र में खुले निकल जाए, फिर उसके बाद कोई आपके पास ऑप्शन नहीं रहता, या तो आप तैर के उसके पीछे जाएंगे। तो खान साहब ने अपने सारे ऑप्शंस खुद बंद किए हैं, इसके लिए कोई और नहीं, वो खुद कसूरवार है इस हालात के जो इस वक्त उन्होंने अपने लिए भी क्रिएट किए। मैं इमरान आपसे भी और राना साहब आपसे भी एक ही सवाल है, लेकिन राना साहब मैं चाहूँगी आप पहले इसको एड्रेस कर दीजिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए कोई अच्छा वक्त नहीं चल रहा, बिकॉज जाहिर सी बात है जब से वो एक अटैक हुआ है उनके कन्वेंशन के ऊपर, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में, और वो ये कह रहे हैं कि जी मुल्क भर में इंटेलिजेंस के 26 इदारे हैं, वो कहाँ गायब थे। बिल्कुल उनका सवाल पूछना जायज़ है, लेकिन वाई ओनली इंटेलिजेंस इदारे? अगर हम देखें तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनकी भी तो गवर्नेंस है, गवर्नर जो है वो मौलाना साहब का ही है, किसी और का तो नहीं है, तो सिर्फ दूसरे को क्यों अकाउंटेबल ठहराना है? आपने कुछ उनको समझाया है, कुछ ठंडा किया उनको सर? एक और बीने साहिबा एक और सवाल पूछने वाला है कि जिस दिन हुई है ये मीटिंग, जिसमें जामी चीफ भी थे और DGISA भी थे नेशनल असेंबली हॉल में, तो उस वक्त उस वक्त के DGISA फैज साहब ने ये कहा कि हमें TTP से सुलह कर लेनी चाहिए जी। सारे जो हैं वहाँ पार्टिसिपेंट्स है, एंड देन लाउडर देन नॉर्मल जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि खुदा के लिए ये नहीं हो सकता, दोज पीपल आर इनकरेजिबल, ये ना करें। उन्होंने इसके बावजूद किया। 5000 आदमी जो हैं बाहर से बुला के उनको सेटल किया KPK में, और जेट ब्लैक कॉन्विक्ट जो थे, जो 4-4 दफा जिनको फांसी की सजा हो चुकी थी, सदर को कह के सदर से उनको रिहा कराया। ये उसका फल है जो मिल रहा है। तो उनको भी तो पूछा जाए जिन्होंने ये किया है। इमरान खान जो है उनको बहुत ज्यादा नरम गोशा था उनके लिए, TTP के लिए, और TTP के नरम गोशे का जो अब रिजल्ट है आपके सामने आ रहा है। एक दिन चैन नहीं मिल रहा है KPK में, उनको भी पूछना चाहिए। और बाकी ये जो प्रोफेशनल बात है, ये भी इस पे एनालिसिस करना चाहिए कि क्यों ये गैप्स इस तरह के आते हैं। एडवांस इंटेलिजेंस जो है, इंटेलिजेंस उसी से काम चलता है। ऑलराइट, आखिरी एनालिसिस, ठीक है राना साहब, पॉइंट आपका आगे, वक्त मेरे पास कम है। इमरान साहब मैं आखिरी आपसे क्वेश्चन चाहूंगी कि लास्ट 2 मिनट्स आप ले लें इस डिस्कशन को क्लोज करने के लिए। इजाजत देंगी बीनिश? जी 1 मिनट ले लीजिए। जी ले लीजिए सेनेटर साहब, आप ले लीजिए। सुन सकती? जी बिल्कुल। मुझे दहशतगर्दी पे मुझे कुछ कहना है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। कहिए। मेरा ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है और हम इसके डायरेक्ट फ्रंट लाइन इफेक्टिव्स होते हैं। अब आज आपने परसों बाजोड़ का वाकया देखा, उसके बाद अब कल से पॉलिटिकल किसी किस्म की भी खैबर पख्तूनख्वा में सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी गई है, किसी किस्म के इज्तिमा पे। तो अगर हम इलेक्शन में जा रहे हैं तो फिर ये किस किस्म का इलेक्शन होगा जिसमें कि कोई भी जो है आप सियासी सरगर्मी न कर सकें, लोगों से राब्ता अवाम न कर सकें। तो ये वही हालात हैं जो हमारे 2013 में थे, फिर 2018 में थे कि हमें बाय डिज़ाइन बंद कर दिया जाए और किसी किस्म और पॉलिटिकल एक्टिविटी न करने दी जाए। तो ये एक बहुत लम्हा फ़िक्रिया है और लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के हालात जो हैं वो ठीक नहीं हैं।
वेरी राइटली सेड, थैंक यू सो मच सेनेटर साहिबा, आपने ये क्वेश्चन रेज किया। इमरान, आई रियली वांट यू टू एड्रेस दिस कि बाय डिज़ाइन ये जो एक सिलेक्टिव कैंपेनिंग का माहौल बन रहा है, क्या ऐसे जाना इंतखाबात के अंदर? नहीं, मैं थोड़ी सी जो राना साहब ने बात की है, मैं इस बात से जुज़वी तौर पर इत्तेफाक करता हूँ कि ये पाकिस्तान के अवाम का, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप का इससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। जो पॉलिसीज़ बनती हैं, खुसूसन जो कौमी सलामती से मुतल्लिक होती हैं, हमारा बस वाजबी सा ताल्लुक होता है। लेकिन सर बात ये है कि अभी आपने बड़ी अच्छी बात की, कोई इनसे भी पूछे, सर ये आपने पूछना है, ये आपकी पार्टी ने पूछना है, ये आपकी हुकूमत है, आप लोगों ने पूछना है। तो हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि कुछ लोगों को, कुछ क्लास इस तरह की है पाकिस्तान में जो अनटचेबल है, जो कुछ मर्जी कर जाए, हम उनको नहीं पूछ सकते। आप मुझे बताएं, मुजाहिदीन पैदा करना मेरा, आपका, हमारे बाप दादाओं का फैसला नहीं था, जनरल जिया का फैसला था। फिर उन मुजाहिदीन को खत्म करना हमारी, ना किसी ने पार्लियामान से पूछा, ना इस कौम से किसी ने पूछा। हमने वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम कूद पड़े, और अब फिर हमने ऑपरेशन किए। ऑपरेशन करने के बाद फिर हमने उनको ला बसाया। तो वो जो ला के बसाया है जिन्होंने, वो वजीर खारजा साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि ये आप ना करें, लेकिन फिर तहरीक भी कर इंसाफ दिया ना? गया। तो पूछ, नहीं जी नहीं, ये जो बात कर रहे हैं तहरीक इंसाफ भी, और मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, जनरल फैज साहब की बात कर रहा हूँ अच्छा, मैं जनरल बाजवा साहब की बात कर रहा हूँ जी जी, कि ये फैसला तो उनका था। इमरान खान साहब तो पहले दिन से ही तालिबान के हमायती हैं, लेकिन ये कहाँ पे खड़े हैं पाकिस्तान की इस फौज में, और शायद इतने शोहदा नहीं है जितने सिविलियंस इसमें शहीद हुए हैं। मैं, राइट, ये कौम का खसारा है, ये किसी एक इदारे का या किसी एक तबके का खसारा नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जो हमारे कातिल थे, आपने उनको, उनके साथ सुलह कर ली बताए बगैर, आपने उनको लाबसाया बताए बगैर। अब धमाके हो रहे हैं तो किससे पूछेंगे? तो जिनसे पूछना चाहिए उनसे पूछने का किससे हौसला किसके पूछेंगे? पास है? दिस इज अ क्वेश्चन, दिस इज सर अ उनसे क्वेश्चन पूछे। which actually remains unanswered। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि किससे पूछेंगे। डेफिनेटली ये वो सवाल है जिसका हर कोई जवाब जानना चाहता है कि किससे पूछेंगे। आज के लिए इतना ही, कल आप लोगों से मुलाकात करेंगे। मेहमानों का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।